नमस्कार, डीजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट यानी हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल के सीजन की जिस तरह से आगाज हुआ है, निश्चित तौर पर हम सभी के लिए आने वाले समय में ये और बेहतर रोमांचक मुकाबलों के साथ प्रस्तुत हो सकता है। जिस तरह की शुरुआत की हम लोगों को उम्मीद थी, उसी तरह का मुकाबला कल खेला गया। तो निश्चित तौर पर एक हम सभी के बीच में एक खास खुशी का संचार हुआ है, क्योंकि आज जो मुकाबला होना है वो है चेन्नई बनाम दिल्ली कैपिटल्स। इन दो टीमों के बीच जो आज रस्साकशी देखेंगे, उसमें खास बात यह है कि गुरु और चेले की टीम आपस में भिड़ेगी। यानी एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी जो कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी तो रहे हैं, उसके साथ साथ एक शानदार विकेट कीपर भी रहे हैं, और उनकी जगह जिसने ली है वो है ऋषभ पंत, और वो आज दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। इस खास मुकाबले के विषय में हम बात तो करेंगे, लेकिन पहले कल क्या जो मैच खेला गया उसमें कहां चूक हुई मुंबई इंडियंस से, और आखिर कैसे आरसीबी ने अपना पल्ला भारी करते हुए आखिरी गेंद पर यह मुकाबला जीत लिया, तो वो चर्चा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुम्बन जी। जैसा कि आप जानते हैं, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, और उसके साथ साथ जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। और उनका साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है देवाशीष नीलोसे सर, और बीसीसीआई से रिलेटेड कोच रहे हैं, और अपने अनुभव के आधार पर कहीं ना कहीं हम सबको क्रिकेट के खास पहलुओं से जागरूक करते रहते हैं। सर, आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आखिरकार वही परंपरा कायम रही, और 2013 के बाद तक अभी तक जो 7.5 लगी हुई है मुंबई इंडियंस पर पहले मुकाबले में हारने की, वो कल भी जारी रही। बिल्कुल, हमने कल भी बात करी थी कि वो 8 लगातार ओपनिंग मुकाबले मुंबई हारी है, और कभी बोलते हैं नर्वस स्टार्टर्स कह सकते हैं, जबकि वो टीम बहुत सीजन है, ऐसा कुछ कर लगा नहीं। एक टीम को हारना होता है, एक को जीतना होता है। भाग्य ने कल उनका साथ नहीं दिया। 2 टाइम के डिफेंडिंग चैंपियन हैं, तीसरी बार कोशिश करेंगे वो। और जहां तक आप कह रहे थे कि कल के मैच के एनालिसिस में कि क्या कारण था कि कौन सी टीम जीती और क्यों हारी, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस एक बहुत क्रूशियल फैक्टर था। चेन्नई की विकेट जो है बहुत मिस्ट्री एंटिटी थी कि कोई मैच नहीं खेला गया था। इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई थी उसमें वो ट्रैक बहुत स्पिन ले रहा था, तो पता नहीं था। तो उस समय मेरे ख्याल से किसी कैप्टन के लिए भी सबसे अच्छा डिसीजन यही होता है कि आप टॉस जीतें और पहले बॉलिंग करें, ताकि आप विकेट को असेस कर सकें। और बाद में हमने देखा भी कि जब सेकेंड टाइम आरसीबी बैटिंग कर रहा था, तो मुंबई के बॉलर्स जो हैं वो बॉल को ड्यू के कारण से बॉल साफ कर रहे थे, कि जब बॉल गीला हो जाता है तो एक बॉलर के लिए हैंडल करना मुश्किल होता है, खासतौर पे स्पिनर के लिए। तो आप स्पिन नहीं कर पाएंगे बॉल ठीक से, आप ट्रेजेक्टरी पे या उस लेंथ पे बॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ 2 चीज़ें नहीं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्यों आईपीएल इतना मशहूर है, क्यों उसके इतने गुणगान हैं, क्यों लोग उसको बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो कल हमने देख लिया। पहला मैच लास्ट मोमेंट के ऊपर डिसीजन हुआ, लास्ट बॉल के ऊपर, और तब भी ये पता नहीं था कि ये मैच टाई होगा या दोनों में से कौन सी टीमें जीतेंगी। तो ये निश्चित ही क्रिकेट की जीत है। देवाशीष सर, पिछला जो सीजन गया था उसमें हमने थोड़े रोचक मुकाबले, कड़े मुकाबले कम देखे थे, लेकिन यहाँ शुरुआत अच्छी हुई, और खासतौर पर क्रिकेट जो देखने पसंद करते हैं, अगर आखिरी गेंद पर नतीजा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हाँ, देखिए, रोमांच, हम सब रोमांच के लिए बैठे हैं, और जैसा हम क्राइसिस की बात कर रहे थे, पैंडेमिक की है, और उसमें अगर इस तरह से रोमांच भरे मैचेस हमको देखने को मिलेंगे तो एक अलग सा एक्साइटमेंट बना रहता है, तो आप उससे डाइवर्ट होंगे। और निश्चित तौर पे जैसे कल रोहित ने भी बोला कि हम मैच हारे हैं, और हम पहला मैच हारने के बाद टूर्नामेंट जीतते आए हैं, तो विल प्रेफर कि कहने की बात मतलब है हार के भी खुशी है लेकिन वहीं पे वो एडेड एडवांटेज हम रॉयल चैलेंजर्स को मिला है। लास्ट ईयर जो शुरुआत की थी इन्होंने, और उसी तरह से जितने सारे मैचेस हमने देखे थे, पहली बार एक टीम का कॉम्बिनेशन और टीम की प्रिपरेशन थोड़ा सा मुझे अलग लगी, और बहुत बेहतर तरीके से कुछ ऐसा लगा कि कुछ अपनी अलग तरह की प्रिपरेशन करके वो टीम मैदान में आई है। तो निश्चित तौर पे मैच का वो भी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर्षित पटेल का जो स्पेल था शानदार, जिस तरीके से उसने रिस्ट्रिक्ट किया लास्ट पॉइंट पे, जो 10-15 रन और बनते, जो 5 विकेट फटाफट लेके और विक्ट्री फैक्टर साबित हुए। और उसके बाद जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि चेन्नई का विकेट, और चेन्नई का विकेट देखिए यही होता है कि कितने तरीके से डिविलियर्स को उन्होंने यूज़ किया, ये थिंक टैंक का समझ में आता है, क्योंकि वो एक प्लेयर ऐसा है जो 1 से 10 नंबर तक कहीं भी बैटिंग कर लेगा।
और हर गिवन सिचुएशन पे, हर विकेट पे, और जब तक वो विकेट पे रहते हैं तब तक लगता है कि कोई भी टारगेट अचीवेबल है। तो जिस तरीके से स्लो विकेट पे बॉल आ नहीं रहा था, उस पे जो बैटिंग किया और जिस तरह से चेज किया, वो रिमार्केबल था। सर आरसीबी के फैंस के लिए थोड़ा अच्छा मौका रहा है क्योंकि जीते हैं तो खुशी हुई है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल भले ही एबी डिविलियर्स ने शानदार पारी खेली हो, लेकिन एक जीत की आधारशिला, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा प्रेशर में थी और एक अच्छा प्रदर्शन के आधार पर रन भले कम बने हो, लेकिन वो एक छोटी सी पारी जीत की नींव रख गई। नहीं, हमने कल भी जैसे डिस्कस किया था कि ग्लेन मैक्सवेल बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनसे क्रिकेटिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा आशाएं रखता है और उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट वो अपने टैलेंट के हिसाब से जस्टिस नहीं कर पाए हैं। बट कल डेफिनेटली अगर हम देखें तो कल वो निक में लगे, वो टच में लगे, वो लगा कि वो सीरियस हैं खेलने के लिए, और आज ऐसा लगा कि आरसीबी की राइट कॉल थी कि उनको एक जो अच्छे प्लेयर की जरूरत थी उन्होंने कल उसको फुलफिल किया। और जहाँ तक हम बात करें डिविलियर की, तो एक 45 वर्ष का इंसान है जो यंगस्टर के साथ खेल रहा है, जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, और उनसे हर लेवल में वो अच्छा है। फील्डिंग में उसको देखिए, कीपिंग करते हैं, और आप उनको बैटिंग में देखें तो इतनी एफर्टलेस बैटिंग है। वो रन आउट हुए, एक चर्चा का मुद्दा है, विषय है कि वो टेक्निकली गलत था, कि उनको राउंड लेके नहीं आना था, टच करके वापस आना था, तो 2-3 स्टेप जो उनको मिस हुए वो बना सकते थे। बट अगर हम उनका फिनिशिंग देखें, उन्होंने जो अपने विकेट बचाने की कोशिश करी, जो हवा में फुल लेंथ डाइव किया, सुपरमैन। आप ये चीजें जो बच्चों को सीखनी है कि इस उम्र में आकर, उस उम्र में इंसान के रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, मोमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करता है, इंजरी से बचने की कोशिश करता है, और उसको देखिए वो किस तरह से वो डाइव था, क्या डाइव था उस मैच को सेव करने के लिए, अपनी जैसे वो अपनी ज़िंदगी बचाना चाह रहे हो, अपनी टीम के लिए कितना बड़ा एफर्ट था वो। ये सारी चीज़ें जो हमको IPL सिखाता है, और यही कुछ चीज़ें हैं। देखिए मैं ऐसा बोलूँगा कि मुंबई इंडियंस थोड़े से अनलकी रहे कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जो कैप्टन है वो रन आउट हो गया, और रोहित ने मैच प्रेजेंटेशन में कहा भी कि वी वर 15-20 रन शॉट, तो वही 15-20 रन जो है, मान लीजिए एक अच्छा प्लेयर जो है आउट हो जाता है पहले, और वो बहुत हार्ड हिटर है, वो जिस अच्छा स्टार्ट मिल गया था उनको, एक अनफॉर्चुनेट हाँ मिसकम्युनिकेशन था लिन और उनके बीच में कि हाँ ना की स्थिति बनी, और रोहित दौड़ लिए और इतना आगे चले गए कि वापस नहीं आ पाए, और चहल ने उनको रन आउट कर दिया। तो इसी तरह के कुछ मोमेंट होते हैं 2020 में फटाफट क्रिकेट में, कि जो एक आध गलती जो होती है वो भारी पड़ती है, और मुझे लगता है मुंबई को वाली गलती कल भारी पड़ी। लेकिन सर आरसीबी की यहाँ पर थोड़ी कमजोरी सामने आई, वो है फील्डिंग। कैचेस बड़े ड्रॉप हुए, मुकाबला भले जीत गए, लेकिन अगले मैच के लिए कहीं ना कहीं एक सीख मिल गई है बड़ी। बिल्कुल सही है। और देखिए ये सब इतने प्रोफेशनल टीम हैं, कोचेज हैं, जो थिंक टैंक्स हैं इनके, तो निश्चित तौर पे उस और वो एनालाइज करेंगे और उस और मेहनत करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। मतलब हम फील्डिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। 20 ओवर के मैचेस में फील्डिंग ही है जो कहीं से भी मैच को टर्न कर देती है। तो मुझे लगता है कि विराट से भी कैच छूटे हैं, सिराज ने भी छोड़ा है, ये सब इंटरनेशनल प्लेयर के, तो हम ये नहीं कह सकते। होता है खराब दिन, हर प्लेयर के साथ होता है। प्रेशर भी देखिए कि इतने बड़े इतने प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी एक प्रेशर सिचुएशन आती है, और उसको हैंडल करना बड़े प्लेयर के लिए भी बहुत मुश्किल वाला होता है। तो डेफिनेटली यही रोमांच है क्रिकेट का, सीखने को हर मैच में आप हर मैच के बाद सीखते जाएंगे। तो इस लेवल पे कोई भी टीम गलतियां नहीं दोहराएगी, तो फील्डिंग पे वर्क करेंगे डेफिनेटली ये लोग भी। तो आरसीबी जिसके लिए पिछला सीजन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर एक आगाज के तौर पर अच्छी शुरुआत जरूर कर ली है आरसीबी ने, और अब निगाहें हैं आज के मैच पर, क्योंकि हम सबके पसंदीदा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की टीम आज ऋषभ पंत की टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स के सामने होगी, और सभी चाहेंगे कि एक शानदार मुकाबले के साथ हम लोग यहाँ स्टेडियम की तरफ निगाहें लगाकर बैठे रहें। और खास बात यह भी है कि पिछला जो सीजन रहा वो सीएसके के लिए भी बड़ा ही निराशाजनक रहा। ये टीम अंतिम जो पूरा मुकाबले का सेशन है वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन के बल पर फाइनल तक में प्रवेश किया था। हालांकि मुंबई इंडियंस के सामने पराजय जरूर हुई थी, लेकिन आत्मविश्वास यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का पिछले सीजन के लिहाज से थोड़ा ज्यादा होगा। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मैं तो ऐसा कहूँगा कि आगे अगर हम रिसेंटली देखें तो ऋषभ पंत
जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले सीजन में बहुत अच्छा किया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में विनिंग नॉक था जो टेस्ट मैच हम लोग जीते। बहुत अच्छी फॉर्म में कहूँ या मैं ऐसा कहूँ कि वो अपनी करियर की बेस्ट फॉर्म में इस वक्त हैं, और उसका शायद उनको एक तोहफा भी मिला है कि श्रेयस अय्यर के इंजर्ड होने के बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने उसके ऊपर ट्रस्ट करते उनको कैप्टन बना दिया है। कि देखिए कोई भी टीम होती है वो एक कॉन्फिडेंस पे, एक विनिंग स्ट्रीक पे, एक मोमेंटम पे राइड करना चाहती है, और डीसी ने एक कॉल लिया है कि ठीक है हम इनको कैप्टन, जबकि आपके पास में स्टीव स्मिथ भी इस बार टीम में है। और स्टीवन स्मिथ के आने के कारण से जो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, पर उनमें कोई इस तरह का सीनियर प्लेयर नहीं था जो उनको रोटेट कर सकता हो। श्रेयस अय्यर हैं बट वो भी यंगस्टर हैं क्या। बाकी सब लोग भी अगर आप बात करें, शिखर धवन है तो वो ओपनिंग करने आते हैं, तो नॉर्मली आपको प्रेशर ज्यादा रहता है, रन ज्यादा जल्दबाजी कर जाते तो जल्दीबाजी कहीं कर जाते, पर एक प्लेयर ऐसा आपको चाहिए होता है जिसके अराउंड आपकी पूरी बैटिंग घूमे। मुझे लगता है कि वो एक चीज मिसिंग थी जो उन्होंने इस बार डिप्लॉय करी है, और उसके कारण से मुझे लगता है कि इस बार जैसे लास्ट ईयर उन्होंने दे वर अनफॉर्चुनेट टू लूज इन द फाइनल्स अगेंस्ट मुंबई, मुझे लगता है कि ये एक चेंज उनके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आज के मैच की हम बात करेंगे तो आज वो अपने 4 मेन प्लेयर्स के बिना खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली रूल्ड आउट हैं, उनके शोल्डर डिसलोकेशन होने से इंजरी हुई थी और उसके सर्जरी हुई है, वो शायद इस टूर्नामेंट में रिकवर कर पाएँ या ना कर पाएँ, शायद ना ही खेलें। उसकी जगह के ऊपर ऋषभ को कप्तान बनाया गया है, और उसके बिना कागिसो रबाडा और एनरिच नोकिया, ये दोनों अभी 7 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड सर्व कर रहे हैं, वो नहीं खेल पाएंगे। अक्षर पटेल जो है एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं, और वो अभी कोविड पॉजिटिव थे, वो अभी कोविड से बाहर हैं, शायद वो भी नहीं खेलेंगे। तो किसी भी टीम में से अगर 4 मेन प्लेयर आप निकाल देते हैं तो डेफिनेटली उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक होती है, तो मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी अगर देखेंगे आप तो आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं स्टीवन स्मिथ के आने के कारण से। और अगर बेंच स्ट्रेंथ भी बात करें, पिछली बार अमित मिश्रा जो है वो इंजर्ड थे, बहुत अच्छे प्रीमियम स्पिनर हैं इंडिया के, वो लेग स्पिनर हैं, वो खेल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ कमी होगी। बट फिर भी अगर जिस लेवल के प्लेयर आपके आज नहीं खेल पा रहे हैं वो वापस आएंगे, निश्चित तौर पे डीसी जो है सीएसके या अदर टीमों के अगेंस्ट बेटर कर पाएंगे। सर आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत को लेकर, क्योंकि दोनों ही टीमें यहाँ पर देखा जाए तो एक टीम थोड़ी आत्मविश्वास से ज़्यादा लबरेज है पिछले टूर्नामेंट के लिहाज से, लेकिन यहाँ धोनी की टीम क्योंकि अब तक सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन पिछले जो सीजन में जिस तरह से देखा कि 7वें नंबर पर ये टीम रही, तो उससे उभर कर यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस टीम के लिए। देखिए अगर हम एनालिसिस करें, दोनों टीमों को हम देखें तो दिल्ली का पड़ना मुझे थोड़ा सा भारी इसलिए भी लगता है क्योंकि एक यंगस्टर्स की टीम ज़्यादा मुझे लगती है। आप अगर चेन्नई को देखेंगे तो चेन्नई में वही एक्सपीरियंस प्लेयर्स और जो बहुत समय से खेल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। देखिए बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, हर प्लेयर एबी डिविलियर्स जैसा नहीं होता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रह के भी उसको अपने को एडजस्ट अकोमोडेट कर पाए उस सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि ब्रावो है, MS धोनी खुद हैं, सुरेश रैना हैं, अंबाती रायडू हैं, ये सब प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। और अभी का जो क्राइसिस देखेंगे आपको कहीं भी कुछ खेलने को नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि और ऋषभ पंत जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि एक हमको ऐसा देख के लगता है कि हम मतलब टैलेंट को हमने नकारा कभी भी नहीं था उसका, लेकिन जो मैच्योरिटी लेवल था, जो लगता था कि एक बड़े प्लेयर में मैच्योरिटी जो होना चाहिए, और जो मैच्योरिटी लेवल जो शो किया है उन्होंने पिछले दोनों इंटरनेशनल सीरीज में, उससे लगता है कि बिग प्लेयर इन मेकिंग वाली जो चीज़ है, और कप्तानी कर रहे हैं तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि और जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि स्टीव स्मिथ का जो आना है वो एक टीम को कंप्लीट कर देता है, जो बैलेंस एक कॉम्पैक्ट बनाता है। एक क्या होता है कि आपका यंग टीम है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो वास्ट इंटरनेशनल बांध के रखे खिलाड़ियों को, नहीं एक्सपीरियंस्ड, वास्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसके पास। तो वहां पे आपको लगता है कि नहीं यार, जैसे कल का मैच हम देखेंगे तो जिस तरह से डिविलियर्स ने मैनेज किया और सारे शो को मैनेज किया, ऐसा प्लेयर अगर आपके पास आ जाता है और तो वो यंगस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से वो स्टीव स्मिथ का टेम्परामेंट है, एटीट्यूड है, अप्रोच है, तो निश्चित तौर पे मैं एग्री करता हूँ सुखदेव भाई से कि वो दिल्ली कैपिटल्स को उसका एडवांटेज बहुत मिलना चाहिए।
सर वैसे ऋषभ पंत के लिए ये मुकाबला सिर्फ एक जीत हार से अलावा एक एक्सपीरियंस के लिहाज से कितना मायने रखेगा, क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कई बार बोल चुके हैं कि मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं और खुशकिस्मती से वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो धोनी युग के बाद जिन्हें अवसर मिला, यानी धोनी का जो युग करा उसमें कई ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज रहे जो अवसर की खोज में ही लगे रहे लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। तो ऐसे में कितना खास अवसर रहेगा जब जिसके आधार पर वो अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर हम इंडिया के अपकमिंग बडिंग प्लेयर्स को देखेंगे तो सारे जो अंडर 19 से क्वालिफाई होकर रैंक से आ रहे हैं उनमें देखेंगे तो बहुत इमेंस टैलेंट है और उस टैलेंट को साकार करने के लिए और आपको अगर कुछ और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है जैसे कि कैप्टेंसी एक बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही स्पेसिफिक रोल है किसी टीम के लिए कि आपको 10 और प्लेयरों से उनका बेस्ट एक्सट्रैक्ट करना है। और आपको अगर इस तरह के टूर्नामेंट में आईपीएल जैसे जो कि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है और इतनी इंटेंसिटी के साथ खेला जाता है कि जिसमें हर मैच करो या मरो जैसा होता है, उसमें आकर और ही इज ब्लेस्ड, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि जिस तरह का बंच ऑफ प्लेयर्स ही हैज टुडे, तो आपके गिने चुने 2-3 टीमें आईपीएल में ही ऐसी हैं जिनके पास वाकई में इतना अच्छा टैलेंट है और आप कह सकते हो कि वो प्रोबेबल दावेदार हैं फाइनल्स के इस बार के। और क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं और मैं तो एक चीज़ शुरू से कहता चला आया हूं कि क्रिकेट दिमाग से खेली जाती है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अच्छा है, आप फॉर्म में हैं तो अगली इनिंग में भी आप अच्छे रन बनाते हैं, आप अच्छी कीपिंग करते हैं, उसको बैकअप करते हैं, एक चीज़ अच्छी करते हैं दूसरी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। और ऋषभ पंत के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि वो अपनी बेस्ट फॉर्म में है इस वक्त और अब उनको कैप्टनसी मिली है और उसके साथ में भी इतने अच्छे प्लेयर्स मिले हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए अपना करियर में और आगे जाने की सिवाय मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता है। ही विल इमर्ज एज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स और द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस आईपीएल। देवाशीष सर, लेकिन पिछले साल भी चेन्नई जिस समस्या से गुजर रही थी वो था कि लास्ट तक ये तय नहीं हो पाया था कि ओपन किसे कराई जाए, गेंदबाजी में किस ऑप्शन पर विचार किया जाए, और अभी भी वो स्थिति हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ओपन में फाफ डिप्लूसी तय माने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनकी साझेदारी को कौन आगे बढ़ाएगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ है, उसके साथ साथ अंबाटी रायडू हैं, या फिर किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो हैं लेकिन उपयोग कैसे किया जाए जिससे कि एक लय के साथ इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए। देखिए लास्ट ईयर सुरेश रैना का नहीं होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ऋतुराज गायकवाड़ का जितना रेट किया गया था, जितना इमेंस टैलेंटेड प्लेयर जिसको बताया गया था, उस तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो वहाँ पे एक तो रिलाय भी बहुत लंबा उन पे कर लिया गया था, फिर आपके पास लिमिटेड स्टॉक है, उसी में यूज़ करना है मुझे। आप देखिए डुप्लेसिस ने रन किए थे, उसके बाद एक लंबा सा गैप आ गया था, कोई दूसरा कोई रन करने वाला था, रायडू है लेकिन वो कंसिस्टेंसी लेवल नहीं है। फिर आप आ जाइए धोनी का भी है, तो आप T20 में रनर बॉल से आप किसी भी टीम को नहीं जिता सकते। आप अगर मैं सोचूं 20 बॉल पे 20 रन बना दूं या 30 बॉल पे 30 रन बना के, अब वो चीज़ भी नहीं है धोनी में कि वो फिनिशर वाली जो चीज़ जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। आपको स्वीकार करना होगा कि एज के साथ साथ चीज़ें सफ़र करती हैं। अब वहाँ पे आप ये देखिए, और वहीं बॉलिंग पे अगर आते हैं तो आपके पास सारे सीनियर प्रोज हैं। आपके पास ईशांत शर्मा है, आपके पास उमेश यादव है, रविचंद्रन अश्विन है, नहीं अश्विन तो उधर है, अच्छा अश्विन, सॉरी अश्विन इधर, जडेजा है। अब ये क्या है, जडेजा खेल रहे हैं, ब्रावो है। अब ये सब वो सीनियर्स हैं कि देखिए कहीं ना कहीं फील्डिंग में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, आपको रन्स को सेव भी करना है, आपको वो रनआउट्स के या ब्रिलियंट कैचेस के आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ को भी कैच करना है। तो मुझे लगता है कि ये टीम जो है यंगस्टर्स ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन अब एक्सपीरियंस को रिलाय किया है। तो देखिए कि एक्सपीरियंस, वही मैंने आपसे बोला कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपको ये सब चीज़ें चलती आती है, बट जब जहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होते हो और सिर्फ ये 50 दिन के ही क्रिकेट में आप अगर खेलने जाओगे तो समय बहुत चेंज हो गया है। वैसे सर गेंदबाजी की बात करें तो दोनों ही टीमों के पास में एक्सपीरियंस बॉलर हैं। यदि हम बात करें तो यहाँ उमेश यादव है, उसके साथ साथ हम बात करें तो ईशांत शर्मा है, इधर भारतीय टीम में खेल रहे हैं तो शार्दुल ठाकुर हैं, दीपक चाहर हैं। तो ये भाई कैसा मुकाबला रहेगा? डेफिनेटली देखिए, अगर हम सीएसके की बात करें तो शार्दुल ठाकुर डेफिनेटली एक बहुत सीजन ऑलराउंडर कह सकता हूँ। तो मैं 2020 में पिछली बार उन्होंने 30 रन भी किए और विकेट भी कंसिस्टेंटली तीनों मैचेस में 2-2 3-3 विकेट भी लिए। इकोनॉमी रेट भी उनकी बहुत अच्छी है और फील्डर भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर है कि मैं उनसे कहूँगा कि वो ऑलराउंडर हैं। उसके बाद में जैसे दीपक चाहर की बात करेंगे तो अभी यंगस्टर हैं,
उनको बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिला है। आईपीएल खेले हैं, इंटरनेशनल में भी एक आध मेरे ख्याल से उनको मैच खेलने को मिला, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बॉलिंग मुझे जहां मिलाकर मैं बोलता हूं कि उधर आप बात करें तो उमेश यादव हैं, ईशांत शर्मा हैं। तो ईशांत भी इंजर्ड थे, उमेश जो है हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कोई बहुत ज़्यादा बॉलिंग में इंप्रेस नहीं कर पाए, जितना एक्सपीरियंस उनको है, जो स्पीड उनके पास में है, तो उनको बहुत अच्छा करना चाहिए इस लेवल पे। ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, बट कहीं ना कहीं हम उनसे वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देख पाए, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हैं, वो अच्छे हैं, यंगस्टर हैं, स्पीड अच्छी निकालते हैं। यंगस्टर नहीं कह सकते, ही इज़ अ वेरी सीजन कैंपेनर एट द मोमेंट। और अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडियम फास्ट बॉलिंग है वो लगभग सेम है आज के इस मैच में। हाँ, इसी जगह अगर हम बोलें कि कागजी रबाडा आ जाते हैं और एनरिच नोर्टजे आ जाते हैं तो डेफिनेटली दिल्ली की बॉलिंग साइड बहुत हैवी हो जाएगी। मैंने अभी रिसेंटली में देखा हमने रिसेंट सीरीज में अभी पाकिस्तान के साथ में ये दोनों खेल कर आ रहे हैं, और एनरिच नोर्तजा ने जितनी स्पीड से बॉलिंग करी है और जितने रन दिए हैं, बहुत कम रन देते हुए विकेट्स लिए हैं उसने। और रबाडा अपने आप में एक चैंपियन बॉलर हैं और दोनों अभी रिसेंट क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस में हो, इसका फायदा जो है दिल्ली को मिलेगा। वोक्स का भी मुझे लगता है एडम वोक्स जो है डेथ ओवर के बॉलर हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे स्लोअर बॉल डालते हैं वो। आपको डेथ ओवर में अगर आपने वेरिएशन इतने अच्छे आप कर सकते हो और रन नहीं दोगे तो एक और आपके लिए एडवांटेज रहेगी। सेम करन पे भी नजरें रहेगी सर, जिस हिसाब से बढ़िया लास्ट ईयर का भी बहुत अच्छा किया, और प्लस अभी जो सीरीज भी हुई है उसमें भी इंग्लैंड में एक बहुत समय बाद बहुत टैलेंटेड अपकमिंग ऑलराउंडर को मैं देखा जा रहा है उनको, और वो प्रूव भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक जो अभी लास्ट सीरीज का जो उसने जो मैच 94 किए हैं और जिस तरीके से वो लेके गए, तो मुझे लगता है कि ये यंगस्टर्स हैं जो दे आर इन बिग प्लेयर्स इन मेकिंग वाली चीज़ है। तो और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये और अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, अपने क्रिकेट को और ब्रशअप कर सकते हैं और बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यंगस्टर्स में निश्चित तौर पे हमको भी देखना है और उनको भी करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला हुआ है। एक खिलाड़ी की हम बात जरूर करना चाहेंगे, पर्सनली मैं उस खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, वो हेटमायर। T20 में अगर वो हिट करना चालू होते हैं तो मुझे लगता है अनस्टॉपेबल रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, लेकिन क्या होता है ना, मैं फिर वो एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी। कि बड़ा प्लेयर वही है जो कंसिस्टेंटली रन्स करता आ रहा है। अगर मैं कोई भी टीम है वो किसी बहुत टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर पे रिलाय कर रही है तो वो चाहेगी कि 10 मैच है तो 10 मैच में से एटलीस्ट वो 5 मैच तो रन करे। लेकिन अगर वो 1 मैच 2 मैच के लिए अगर मैं उसको 10 मैच के लिए रिलाय करूंगा तो वो मेरे लिए तकलीफ वाली बात है। आप क्या कहेंगे सर हेटमायर को लेकर? नहीं, डेफिनेटली देखिए एक बहुत अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है वो, वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। और पिछली बार भी हमने देखा कि दिल्ली का फाइनल में पहुंचने का एक रीज़न था कि उनकी जो कॉम्बिनेशन था। अगर आप टॉप बैट्समैन देखें, मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर्स देखें, बॉलर्स देखें, तो एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन थी, एक बहुत बड़ी जिस तरह से एक 2020 मैच खेला जाना चाहिए उन्होंने उसी हिसाब से प्लेयर की सिलेक्शन करी हुई थी। हेटमायर बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट फिर से मैं वही कहूँगा कि 2020 में आपको 120 की बॉल खेलनी है और अब 10 विकेट है, तो वो 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, 6ठे नंबर पे बैटिंग करते हैं। 5वें 6ठे तक बहुत रेयर आपको जरूरत पड़ती है। बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जो विकेट जो है जैसे जैसे टूर्नामेंट ग्रो होता है आगे बढ़ता है तो विकेट जो है वियर एंड टियर होती हैं, स्पिन होने लगती हैं, बॉल बैट पे कम आती है, रन कम होते हैं, विकेट गिरती हैं। उस समय जाके आपको ऐसे बैट्समैन की जरूरत पड़ती है कि हाँ हमारे बहुत सारे विकेट डाउन हो रहे हैं और हमें जाके रन बनाना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है कि उनको इतने ज्यादा मौका मिलने वाला है, पर जब भी मिलेंगे ऑब्वियसली ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे श्रेयस अय्यर चूंकि मुंबई को लीड कर रहे थे तो एक एक्सपीरियंस था उनके पास, और लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल्स में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल श्रेयस अय्यर की कप्तानी ने भी प्ले किया था। तो मुझे लगता है कि ऋषभ के लिए एक बहुत बड़ा एक वो है प्रूव करने के लिए कि कैसे टीम को लीड करते हैं। और सर दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर यहाँ सीएसके को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, इन्हें पहले गेंदबाजी पर मोर्चा संभालेगी दिल्ली कैपिटल्स। कितना सही है सर डिसीजन, कितना मैटर करेगा ये टॉस? देखिए पहले मैच में जैसे मैंने कहा कि आज मेरे ख्याल से वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में मैच हो रहा है, और कहीं पे भी हमेशा आप एक चीज़ मान के चलिए कि इस समय में जो है, जैसे कल हमने देखा चेन्नई में ड्यू था
तो वो बॉलर अगर आधा टाइम आप बॉल को साफ करने में लगे हुए हैं कि मैं इसको सुखा लूं बॉल करने से पहले, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, आप बॉलिंग पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और आपने अगर रन ज्यादा भी बना लिए हैं सामने वाले ने, और अगर ड्यू फैक्टर है और बॉल गीला हो रहा है, आप उस रन को चेज कर सकते हैं। और थर्ड क्या है कि एक अननोन आइडेंटिटी, अगर नए विकेट पे आप खेल रहे हैं आकर, तो आपको पता नहीं कि वो बैटिंग विकेट है या बॉल रुक कर आ रही है, क्या हो रहा है। जब आपने अपोजिशन को डाल दिया कि आप बैटिंग करिए, तो आप उससे सीखते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्या हमारे बॉलर स्विंग कर पा रहे थे, क्या बॉल बैट पे आ रही है, क्या रुक रही है, क्या है। तो आप आपकी स्ट्रेटेजी, और कभी भी एक चीज समझे कि जब आपको टारगेट डिफाइंड है, आपको पता है कि मुझे इतने रन बनाने हैं, आप आपकी स्ट्रेटेजीज चेंज कर सकते हैं। और ये फटाफट क्रिकेट में तो टारगेट चेज करना ऑलवेज बेटर मतलब ठीक डिसीजन है एक तरीके से। देखिए क्या होता है ना, अभी फ्रेश है, सारे विकेट अभी फ्रेश है, तो ज़्यादा मैचेस होंगे तो डिटेरिएट होते हैं, लेकिन अभी तो नए विकेट हैं, तो बाद में अगर आप बैटिंग भी करते हो तो कोई परेशानी नहीं है। जो एक ड्यू वाला फैक्टर है वो तो हमेशा ही रहता है। तो आपको, और प्लस एनालिसिस के लिए आपके पास बहुत सारा होता है कि जैसे आप देखेंगे कि कल के मैच में डिविलियर्स ने जिस तरह से बैटिंग की, उसने उस विकेट को रीड किया, और स्लो विकेट था, तो स्लो विकेट पे कैसे बैटिंग दूसरा नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। वो जो जिस तरह से जो बैटिंग उन्होंने की है वो दूसरा नहीं कर पाता। तो यही होता है कि आप कैसे रीड करते हो। तो ये बड़े प्लेयर्स जब आपके पास होते हैं और स्ट्रैटेजी आप उस तरह से बनाते हो, तो मुझे लगता है कि ये आप सेफ जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन हो जाता है कि हमको बाद में बैटिंग करना है, तो विकेट आपने रीड कर लिया है, तो कैसे आपको गेम को मूव करना है, उस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी फिर बन जाती है। सर जाते जाते थोड़ा सा देवाशीष, मैं इसमें ऐसा भी मानता हूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से भी खेलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज ये थोड़े से बॉलिंग लाइन में वीक हैं आज, कि आपके मेन तीन, मैं तो अक्षर को भी बहुत अच्छा बॉलर मानता हूं, कि अक्षर नहीं खेल रहा है, रबाडा नहीं खेल रहा है, नोकिया नहीं खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा, तो आपकी बैटिंग लाइनअप ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ पे जाना है, तो आपकी बैटिंग अच्छी है, तो आप चॉइस ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं कि आप सामने बोलिए कि मारिए, क्या मार सकते हैं, हम खड़े हैं बैटिंग करने के लिए। जहाँ तक आज के मैच का नतीजे का सवाल है, तो ऑल्दो देखिए मुझे दिल्ली थोड़ी डिप्लीटेड लगती है बॉलिंग अटैक के कारण से, पर उनमें मुझे एक बड़ा एडवांटेज नजर आता है कि जो पृथ्वी शॉ हैं, उन्होंने अभी विजय हजारे टूर्नामेंट में 4 सेंचुरी करी हैं। 2 में वो नॉट आउट थे, एक में 185 नॉट आउट बनाया, एक में 227 रन बनाए, और 4 सेंचुरी बना के उन्होंने मुंबई को लीड कर रहे थे, मुंबई को टूर्नामेंट जिताया। तो ही इज इनटू वेरी गुड फॉर्म, बहुत अच्छी फॉर्म में वो है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो वो सीएसके के फेवर में जाती हैं। 23 मुकाबले अभी तक 23 में से 15 सीएसके जीता है, पर 8 दिल्ली जीत पाया। लेकिन लास्ट सीजन में दोनों मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने बिल्कुल, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि पहला लास्ट सीजन, दूसरा आज की अगर स्प्रिट की बात करेंगे, टीम स्प्रिट में क्या है कि एक टीम है जो अच्छा क्रिकेट खेल रही है और उनको ये है कि हम जीतेंगे, और उनमें ज्यादातर जो है इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। तो देखिए इंटरनेशनल प्लेयर के लिए मोटिवेशन होता है कि मैं अच्छा करूंगा तो मेरी टीम मुझे देखती है, मुझे वहां फायदा मिलेगा और मैं रिटेन रहूंगा। और रिटायर्ड प्लेयर को तो वही 50 दिन क्रिकेट खेलना है, अगर मैं नहीं भी अच्छा खेल पाया तो भी मेरा फ्रेंचाइजी मुझे मोस्टली तो रिटेन करेगा ही करेगा, इमीडिएटली तो सैक नहीं करेगा। तो मैं इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मैं दिल्ली के साथ जाना चाहूँ सर। और एक इसमें मैं एक बहुत अच्छा ऐड करना चाहता हूँ, हमारे बहुत यंगस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं। पृथ्वी शॉ की जो बात हुई है कि विजय हजारे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके, तो उससे पहले जब रन नहीं बन रहे थे तो उनको बताया गया कि आप पहले सचिन के पास जाओ, सचिन से बात करो। और सचिन के पास जब उन्होंने बात की और उन्होंने ये बताया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वहाँ पे जब उनसे सचिन ने बोला कि भाई आज तक जो तुम क्रिकेट खेल के आए हो, आज तक जो रन्स किए हैं वो किस तरह से किए हैं, तो बोले इस तरह से किए हैं। तो बस वही स्टिक टू योर बेसिक्स। तो यही चीज़ होती है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिल जाती है ग्रेट प्लेयर्स से। और मैं यंगस्टर्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि क्राइसिस में आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को ग्राउंड पे रखना। और क्या होता है, नहीं तो भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने लगते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए वो कमबैक कर पाए कि उनको सचिन जैसा एक मेंटर मिला जिसने बताया चीजें और उसको उस तरह से इन्होंने इंप्लीमेंट भी किया और उसका फर्क देखने को मिला है। तो वो बहुत एक यंगस्टर्स के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों पे आपको हमेशा स्टिक टू योर बेसिक्स। वो टीम सर पसंदीदा निश्चित तौर पे जिस तरह से कॉम्बिनेशन है, और लास्ट ईयर भी हमने देखा तो दिल्ली डेफिनेटली आई गो फॉर, मैं ही चेन्नई का तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही गेस्ट का। तो कुल मिलाकर
गुरु और चेले की टीम आमने सामने होगी और देखना खास होगा कि शागिर्द भारी पड़ता है या फिर गुरु एक बार फिर अपने अनुभव के आधार पर यहां अपनी टीम के विजय रथ की शुरुआत करना चाहेगा। हालांकि सीएसके की टीम पिछले सीजन की पुरानी यादों को भुलाकर एक नए सिरे से जीत का आगाज करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ यहां दिल्ली कैपिटल्स भले ही पिछले सीजन में फाइनल मुकाबला हारी हो लेकिन लय बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। तो एक शानदार मुकाबला इंतजार कर रहा है। कुछ ही मिनटों बाद ये मुकाबला शुरू होगा, तो इस मैच का लुत्फ उठाइए और उसके साथ साथ आप सभी से एक बार फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरीके से करें। और फिलहाल इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लॉकडाउन लग चुका है, तो पूरी तरीके से इस लॉकडाउन का पालन कीजिए ताकि हमारा जो आने वाला समय है वो एक बार फिर सामान्य हो सके। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन दीजिए ना न्यूज पर ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए। इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।